साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और देश की तमाम पार्टियों ने यहां पर जो चुनाव लड़ती है उत्तर प्रदेश में सबने अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। और एक तरफ हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव है जो कि 1 अक्टूबर को होना है और हरियाणा को लेकर बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही है। और आज मैं बात करने वाला हूं आपके सामने हरियाणा को लेकर, विशेष रूप से हरियाणा में अब तक का जो सफर रहा बहुजन समाज पार्टी व इनेलो का। आज मैं आपको 1991 से लेकर 2019 तक के सारे आंकड़े आपके सामने रखूंगा कि कब कब कितनी सीट इनको मिली है और कब कब कितना वोट इनको मिला। और इसके बाद बात करूंगा आपके सामने मैं जम्मू एंड कश्मीर को लेकर और थोड़ी सी बात करूंगा आपके सामने भीम आर्मी को लेकर। तो शुरुआत करते हैं पहले हरियाणा को लेकर, बसपा और इनेलो के बारे में। आखिरकार उनका रिकॉर्ड आज तक कैसा रहा है, क्योंकि इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के बहुजन समाज पार्टी व इनेलो ने गठबंधन करके चुनाव लड़ने का फैसला लिया और बहन कुमारी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने तो अपने 4 कद्दावर प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिए, जिनकी सूची कल ही वायरल हो चुकी थी। मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा, वैसे मैंने कल भी एक वीडियो बना के आपको बताया है। अब मैं बात करता हूं आखिरकार बसपा का 1991 से लेकर अब तक का जो सफर रहा हरियाणा में, फिर इसके बाद मैं आपको इनेलो का बताऊंगा। तो बात करते हैं 1991 में। 1991 में हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बहुजन समाज पार्टी को 2.32% वोट मिले। उसके बाद 2000 में चुनाव हुआ, 2000 में बहुजन समाज पार्टी को 5.74 यानी कि 5.74 पौने 6% वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी को मिले। 2005 की बात करें तो 2005 में लगभग 3.5% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले। 2009 में 6.7% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले। अगर बात करें 2014 की तो लगभग 4.5% वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी को 2014 में मिले। और अगर बात करें 2019 के वोट बैंक की तो 2019 में बहुजन समाज पार्टी को 4.25% वोट मिले। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कब कब कहां चुनाव जीते हैं वो भी आप देख लीजिए। 1991 में नारायणगढ़ की सीट से बहुजन समाज पार्टी के सुरजीत कुमार जीते। 2000 में पिछड़े समाज के नेता बिशन लाल सैनी चुनाव जीते। 2005 में क्षत्रिय समाज के अर्जन सिंह बसपा से चुनाव जीते। 2009 में मुस्लिम समाज के अकरम खान चुनाव जीते। और 2014 में बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेता टेकचंद शर्मा जीते। साथियों 2019 में बीएसपी को एक भी सीट नहीं आई थी। और अब मैं आपको बताने वाला हूं इनेलो के बारे में। आखिरकार इनेलो पार्टी जिससे बीएसपी ने गठबंधन किया है उनका यहां पर क्या कुछ रिकॉर्ड रहा। लेकिन उससे पहले मैं यहां के समीकरण की बात करना चाहूंगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है, ये बात आप जानते हैं। इस चुनावी राज्य में सर्वाधिक संख्या जाट समाज की है। दलित समाज की लगभग 20% आबादी है। दलितों में सबसे बड़ी आबादी जाटव समाज की है। गौर करिएगा, जाट दलित समीकरण बहुत प्रभावशाली समीकरण है। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए बसपा और इनेलो ने गठबंधन किया है। और अब मैं साथियों आपको बताने जा रहा हूं इनेलो पार्टी का इतिहास हरियाणा के अंदर साथियों कैसा कैसा रहा है। बहुत गजब का जो इतिहास रहा वो इनेलो पार्टी का रहा। सन 2000 के विधानसभा चुनाव में इनेलो पार्टी को साथियों 47 सीट हरियाणा के अंदर मिली। 47 सीट के साथ में 29.5% वोट बैंक इनेलो पार्टी को मिला हरियाणा के अंदर। और इसके बाद 2005 में इनेलो पार्टी को 9 सीट पर जीत मिली और 9 सीट के साथ में इनको 26.8% यानी कि आप कह लीजिए कि 27% वोट मिला। लेकिन सीट घटकर यहां पर 9 हो गई। साथियों सीटों में हेराफेरी हो गई, सीटें कम हो गई, लेकिन वोट परसेंट फिर भी लगभग बराबर सा ही रहा। और इसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में इनेलो को 31 सीट पर जीत मिली। 31 सीट के साथ साथ 26% वोट बैंक इनेलो पार्टी को मिला। इससे पहले आपने देखा 2005 में 9 सीट इनेलो पार्टी को मिली, लेकिन वोट रहा 27%। और 2009 में साथियों 31 सीट मिल गई और वोट मिला लगभग 26%। 26% वोट पर 31 सीट और 27% वोट पर मात्र 9 सीट। तो जो ये खेल होता है ये होता है साथियों जातियों के समीकरण का। इसके बाद अगर बात करें 2014 की तो 2014 में इनेलो पार्टी को 9 सीट पर जीत मिली और वोट मिला 24.2%। 2019 में पार्टी को 1 सीट मिली
और वोट घटकर आ गया लगभग 2.5%। तो साथियों यहाँ पर यह कहानी थी इनेलो और बसपा की, और इसके आगे जो वर्तमान की कहानी है, बसपा इस बार 37 सीटों पर और इनेलो 53 सीटों पर गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। अब चूंकि पिछले चुनाव में भी बसपा 4.25% वोट से हासिल करने में कामयाब हुई, बसपा के उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हरियाणा में लगातार सक्रिय हैं, ताबड़तोड़ जनसभाएं भी कर रहे हैं, जनता जनार्दन का साथ भी मिल रहा है। समीकरण पक्ष में हैं तो विरोधी दलों ने साजिशन बसपा इनेलो गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए नए नवेलों का गठबंधन प्रयोग करवाया है। यहाँ पर जो निशाना साधा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि बसपा इनेलो गठबंधन को कमजोर करने के लिए चंद्रशेखर रावण और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का गठबंधन करवाया गया है, क्योंकि लोगों का साफ साफ आरोप है कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है वो खुली आरएसएस को सपोर्ट करती है। और जो हरियाणा में वर्तमान में मजबूत गठबंधन देखने को मिला बसपा इनेलो का, तो इसके साथ में चंद्रशेखर रावण को लगाया गया। ये सब आरएसएस की मिली भगत है। और इस सब के पीछे जो बयान दिया है, यह बयान दिया साथियों एडवोकेट महमूद प्राचा ने। आप एडवोकेट महमूद प्राचा की थोड़ी सी वीडियो भी देख लीजिए, जिस वीडियो में महमूद प्राचा खुला आरोप लगा रहे हैं दुष्यंत चौटाला व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। नहीं हजम कर सकता मैं ये बात कि चंद्रशेखर आजाद इनडायरेक्टली भी बीजेपी से कोई संबंध रख सकते हैं, आरएसएस से संबंध रख सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा दुख मुझे हो रहा है। मैं तो अभी भी निवेदन कर रहा हूँ कि ये गठबंधन तोड़ें। दुष्यंत चौटाला बीजेपी के आरएसएस के आदमी है। इसमें जो व्यक्ति किसके बारे में ज़रा सा भी शक लगेगा वो या तो नासमझ है और या फिर वो आरएसएस का एजेंट है। लेकिन मुझे अभी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि वो दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्टली आरएसएस के आदमी है ना। जो चंद्रशेखर आज़ाद ये गलती कर रहे हैं, ये तो जानबूझ के गलती हो रही है ना। हम सब अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने गठबंधन कर। मैं इसकी निंदा करना चाहता हूँ। दुष्यंत चौटाला आउट एंड आउट आरएसएस के हाथ में है, पूरी तरीके से आरएसएस के साथ हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा कोई भाई जाएगा तो हमें दुख तो हो गई। मैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को बोल रहा हूँ, उनको नहीं जाना चाहिए दुष्यंत चौटाला जी के साथ में। क्या भरोसा है उनके, अगर ये साथ जाएंगे तो पूरे मुस्लिम समाज का दिल टूटेगा, पूरे उनके सभी अंबेडकरवादियों का दिल टूटेगा कि ये आरएसएस के साथ कैसे जा सकते हैं। और अब मैं साथियों आपको बताने वाला हूं कांग्रेस की हकीकत, जो कांग्रेस की नस नस में है। वो हकीकत आपको जानना बेहद जरूरी है। आपने देखा 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा। आपने एक बात नोट की होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो थी। और यहाँ पे कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, अपने आप को मजबूत कर लिया। गौर से सुनिएगा। और अब वर्तमान में हरियाणा में चुनाव है विधानसभा का, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं कर रही है, वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। इसका कारण कि हरियाणा में कांग्रेस थोड़ा मजबूत स्थिति में है। एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर में समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी लगभग 7 से 10 सीटों पर, और कांग्रेस वहां पर अलग चुनाव लड़ रही है वहां की मजबूत पार्टी के साथ में, जिसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वहां पर भी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने गठबंधन में नहीं लिया। तो इन बातों से यह सब साबित होता है कि कांग्रेस जहां कमजोर होती है वहां वो अपने से मजबूत पार्टी के साथ गठबंधन करती है, और जहां कांग्रेस मजबूत होती है तो वहां पर वो अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। जिस तरह की आपने तमाम चुनाव में देखा, तो ये कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा है कि वो अगर कहीं मजबूत होगी तो वो किसी को कुछ देना भी जायज नहीं समझती है। वो नहीं चाहती किसी को कुछ देना, वो सिर्फ जहां जहां कमजोर है वहां पर अपने आप को मजबूत करने के लिए वहां की क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करती है और वहां पर अपना दबदबा बनाती है। लेकिन जहां पर पहले से ही कांग्रेस मजबूत है वहां पर वो गठबंधन नहीं करती। तो इन सब बातों से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को कुछ सबक सीखना चाहिए। अब वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में मात्र 7 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव। वहां पर कांग्रेस ने गठबंधन क्यों नहीं किया समाजवादी पार्टी के साथ में? हरियाणा के अंदर ये लोग अकेले चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, वहां पर गठबंधन क्यों नहीं करते? तो ये कांग्रेस की बड़ी चाल है, बड़ी साथियों शातिर पार्टी है कांग्रेस। जिसके चंगुल में जो फंस जाए ये उसको ही खा जाती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है।